सिलेबस केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्क क्या रहता है? ये इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी पढ़ेंगे 7 से 8 क्लास। आप 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें और 14 फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिए, 14 फंक्शनल, कुल 18 फंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप। एक मॉलिक्यूल में 2-3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। उस बेसिस पे मॉलिक्यूल्स के नाम, सिर्फ मॉलिक्यूल्स के नाम लिखने में भी आपको कितना कुछ पढ़ना पड़ता है, कितने रूल्स जानने पड़ते हैं। और आईयूपीएसी में अगर दिक्कत है, आईयूपीएसी में अगर दिक्कत है तो फिर रिएक्शंस, कन्वर्शंस नहीं कर पाते। अगर मैं आपको दे देता हूँ, खैर ये जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। आईयूपीएसी के बाद हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी होती है। इस नाम को 2 बार बोलोगे तो समझ आ जाएगा इसका इंपॉर्टेंस। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 की पूरी केमिस्ट्री, 12 की पूरी केमिस्ट्री आपको कितनी बेटर समझ आती है, डिपेंड करता है कि आपने जीओसी कितने अच्छे से पढ़ा। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। कार्बन की अगर मैं बात करूं तो सपोज मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है। मीडियम एक्वस हो सकता है, नॉन एक्वस हो सकता है, मीडियम में प्रोटॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन नहीं भी हो सकते हैं। एक्वस होने से प्रोडक्ट क्या होगा, नॉन एक्वस होने से प्रोडक्ट क्या होगा। एक्वस मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर, नॉन एक्वस मतलब एब्सेंस ऑफ वाटर। मीडियम में प्रोटॉन प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोटॉन नहीं है तो प्रोडक्ट क्या होगा। अच्छा, ऐसा एक रिएक्शन नहीं है, क्लास 12 के अगर सारे रिएक्शन लिखोगे चैप्टर 1 से लेकर एकदम लास्ट चैप्टर तक, अगर मैं हेलो एल्कीन हेलो एलिन से लेकर बायोमोलिक्यूल से सारे रिएक्शन लिखता हूं तो करीब 950 रिएक्शन होते हैं। 950 रिएक्शन अलग अलग याद करना ये किसी स्टूडेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जीओसी आती है तो रिएक्शंस को आप कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और आपको प्रोडक्ट्स याद रहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हमें पता होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इस बॉन्ड में क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो K+OH- मीडियम में आ जाएंगे। ये जो OH- है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इस Cl- को, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन इस OH- को अपनी तरफ इनवाइट करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे ही OH- इसको अप्रोच करेगा, कार्बन की कुल कितनी वैलेंसी है, 4। ये क्लोरीन, ये H, ये H, ये H, OH- बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 5। हम कार्बन, ये जो है इसको पी ब्लॉक कहते हैं। ये सारे एलिमेंट्स पी ब्लॉक है। ये एलिमेंट्स इनको कहते हैं डी ब्लॉक और इसको कहते हैं एस ब्लॉक। कार्बन क्योंकि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ना, जब क्लास 11 खत्म हो चुका होगा आपको इनके मीनिंग समझ आएंगे। क्लास 11 के ये सारी बातों का मीनिंग ये ईयर लॉन्ग प्रोसेस में हमें पढ़ना है। कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है तो कार्बन अपनी वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकता। कार्बन के पास क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, कार्बन पी ब्लॉक में बिलोंग करता है, तो कार्बन अपनी वैलेंसी 4 से ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता। हाँ, ये
हाँ यही सब सीखना है, मैं तुम्हें टर्म समझा रहा हूँ बस में कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। कार्बन अपनी वैलेंसी एक्सपैंड नहीं कर सकता, कार्बन की 4 ही वैलेंसी रहेगी। अगर OH माइनस कार्बन को अप्रोच करता है तो कार्बन को किसी एक ग्रुप को बाहर निकालना होगा, इसमें से जो भी अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो बाहर आ जाएगा। बैठिए बैठिए, इसमें से जो भी अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो बाहर आ जाएगा। लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है? क्लोरीन। क्लोरीन बाहर आएगा, OH माइनस बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से अब आपको रिएक्शंस पढ़नी होंगी। अच्छा, ये जो टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूँ इसे हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। एक रिएक्शन होने का बहुत सारा पॉसिबल तरीका हो सकता है, लेकिन कुछ लॉजिक से और कुछ मैथमेटिकल एविडेंस से हम प्रूव करते हैं कि रिएक्शन कैसे हुआ होगा। क्योंकि एटॉमिक लेवल में मैं देख के बता नहीं सकता कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा, ना मुझे कार्बन दिखता है ना मुझे हाइड्रोजन दिखता है। कुछ मेरे पास प्रूफ जरूर होगा जिससे मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ कि रिएक्शन इस तरह से हुआ होगा। ये सब कुछ आप यहाँ पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ समझ नहीं आया, नॉर्मल बात। अच्छा, फिर आपको यहाँ पर आइसोमेरिज्म, यहाँ पे आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना होता है। आपने आइसोमेरिज्म पढ़, पहले रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, सुन। अच्छा, आइसोमेरिज्म पढ़ा था तुम लोगों ने, वो क्या फनी आइसोमेरिज्म था, आपको समझ आएगा। एक्चुअल आइसोमेरिज्म आप पढ़ोगे, वो कितना फनी था। एक्चुअल आइसोमेरिज्म है क्या, वो अब आप पढ़ेंगे। अच्छा, ये IUPAC 7 से 8 क्लास लगता है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये 2.5 से 3 महीना। आइसोमेरिज्म भी 7 से 8 क्लास। और उसके बाद हमें हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने होंगे। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस, इनका जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इनके रिएक्शंस, इनके स्पेशल केसेस, इनमें एब्नॉर्मलिटीज, इनमें एक्सेप्शन। हाँ, ट्रेन में कुछ भी नहीं था, पढ़ भी लेते तो भी कुछ नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, अरे कुछ नहीं था, अरे मेरे भाई कुछ नहीं था। हाँ, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तुम भूल जाओ तुमने 10 में केमिस्ट्री पढ़ी थी। स्टोमिक, शांत, तुम भूल जाओ तुमने 10 में केमिस्ट्री पढ़ी थी। फॉरगेट दैट। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 2 ग्रुप पढ़ेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ये 2 ग्रुप, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। पी, ये सारे ये 6 ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। क्लास 11 में ये दोनों ग्रुप पढ़ेंगे। सिर्फ इस वाले ग्रुप की केमिस्ट्री, इस वाले ग्रुप की केमिस्ट्री, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये वाले नोबल गैस की फैमिली, ये क्लास 12 में पढ़ेंगे। ये एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक, ये दोनों यहां से लेकर ये ब्लू से लेकर ये डी ब्लॉक, ये बोरॉन से लेकर नियॉन तक ये पी ब्लॉक है। हम क्लास 11 में पी ब्लॉक के इस 2 ग्रुप को पढ़ेंगे, एस ब्लॉक पूरा पढ़ेंगे और पी ब्लॉक में बोरॉन और कार्बन फैमिली पढ़ेंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, क्लास 12 के सिलेबस में। डी ब्लॉक की केमिस्ट्री भी क्लास 12 में। अरे सुनो, हाँ, और बाकी इसमें हम पढ़ेंगे रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शंस, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर कंपोजिशन है। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो मेजरली केमिस्ट्री में हम सॉल्यूशंस बना के सारे काम करते हैं। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस, एंड रिएक्शन कराने के लिए आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करनी है। एक ग्लास बीकर, उसमें 200 ml पानी और उसमें 4 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना। एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लिया 500 ml को, उसमें 100
उसमें 450 ml पानी मिला दिया और 50 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड या 20 ग्राम सोडियम सल्फेट। ये जो सॉल्यूशन बन रहा है इसका कॉन्सेंट्रेशन ये आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ये कुल 9 तरह के होते हैं, 9 टाइप्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बाद जो अच्छा मैं फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स बुक में जैसे वैसे नहीं बता रहा, जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे लिख रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करने के बाद हम गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर, और स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 होते हैं ना, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक गैस। ये जो गैस वाला पार्ट है ये क्लास 11 में है। ये जो सॉलिड वाला पार्ट है ये क्लास 12 का पहला चैप्टर है। ये जो लिक्विड वाला पार्ट है ये क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। और लिक्विड आप क्लास 11 की फिजिक्स में और क्लास 12 की फिजिक्स में, क्लास 11 की फिजिक्स में पढ़ेंगे इसको, और क्लास 12 की केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे लिक्विड। क्लास 11 में ये गैस वाला पार्ट पूरा पढ़ेंगे। मैटर के 3 स्टेट होते हैं प्राइमरीली, वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं सॉलिड, लिक्विड और गैस की, सॉलिड ये हम क्लास 12 के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। लिक्विड केमिस्ट्री में क्लास 12 के चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, और लिक्विड के बारे में आप क्लास 11 के फिजिक्स में भी पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में। हाँ, तो सेकंड चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा वो स्टडी स्टेट्स ऑफ मैटर है, उसमें सिर्फ गैस पढ़ेंगे। थर्ड, ये पढ़ने के बाद हम रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे सिलेबस में इक्विलिब्रियम 2 तरह से लिखा हुआ है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में फर्क क्या है? हेबर्स प्रोसेस पढ़ा था हमने। सिर्फ हेबर्स प्रोसेस की अगर बात करूं तो हेबर्स प्रोसेस में आयंस इन्वॉल्व है कि मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, ये देख लीजिए आप। मॉलिक्यूल्स, एक इक्विलिब्रियम ऐसा होगा, इक्विलिब्रियम मतलब एक रिएक्शन जिसमें रिवर्सिबल साइन होगा, एक रिएक्शन जिसमें रिवर्सिबल साइन होगा और उसमें जो केमिकल स्पीसीज इन्वॉल्व है वो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत ही ज्यादा वाइटल चैप्टर, बहुत ही ज्यादा वाइटल चैप्टर। अच्छा, कुछ इक्विलिब्रियम कैसे होते हैं? क्लास 10 की केमिस्ट्री में हमने वीक एसिड्स पढ़ा था। वीक एसिड्स पार्शियली डिसोसिएट होते हैं कि कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं? पार्शियली। सपोज तुमने 100 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के लिए है, 100 में से 100 डिसोसिएट नहीं होंगे, 5 डिसोसिएट हो गए। 100 मॉलिक्यूल्स लेने पर सपोज तुम्हें 5H प्लस और 5 एसिटेट आयंस मिल रहे हैं, तो 95 एसिटिक एसिड, ये तो अभी भी अनडिसोसिएटेड है। हम कह सकते हैं ना एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। कुछ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है, कुछ प्रोडक्ट्स साथ में प्रेजेंट, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। इस वाले इक्विलिब्रियम में और इस वाले इक्विलिब्रियम में फर्क क्या है? यहाँ आयंस इन्वॉल्व है, यहाँ सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। जहां मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे वो केमिकल इक्विलिब्रियम, जहां आयंस इन्वॉल्व हो जाएंगे वो आयनिक इक्विलिब्रियम। ये 4 क्लास लगता है, ये 10 क्लास तक जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपको कितना समझ आ रहा है। ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद बुक में ये इक्विलिब्रियम 1 और इक्विलिब्रियम 2 लिखा है। इसके बाद पूरे क्लास 11 की केमिस्ट्री का जो ब्यूटी वाला पार्ट है वो पढ़ेंगे, वो है थर्मोडायनामिक्स। ये करीब करीब 8 क्लास लगेगा। थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है? मैं A प्लस बी, मैं जो रिएक्शंस लिखता था A प्लस बी इज गिविंग C प्लस डी, थर्मोडायनामिक्स आपको ये बताएगा ये रिएक्शन होगा कि नहीं, और होगा तो खुद से होगा या तुम्हें कराना पड़ेगा। वेदर ए रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, वेदर ए रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। कोई भी रिएक्शन लिखकर अगर मैं तुम्हें पूछूं कि वो रिएक्शन खुद से होगा क्या, ये तुम बता सकते हो अगर तुम्हें उस रिएक्शन से रिलेटेड थर्मोडायनामिक्स पता है। ये बताना कि रिएक्शन खुद से होगा कि नहीं होगा, इसके लिए काफी सारे टर्म्स पढ़ने होंगे। डेल्टा यू, डेल्टा एच,
डेल्टा एस, डेल्टा जी, इसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज, इसको कहते हैं एंथैल्पी चेंज, इसको कहते हैं एंट्रोपी चेंज, इसको कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। किसी भी रिएक्शन के लिए आपको इंटरनल एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज और गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना आना चाहिए। अगर आप गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निकालते हैं और मान लीजिए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू नेगेटिव आता है, तो ये सबसे खुशी की बात है। ये इसलिए खुशी की बात है कि अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आता है, मतलब पक्का से वो रिएक्शन खुद ब खुद हो, हम कहते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब इंस्टेंटेनियस नहीं है। किसी भी गिवन रिएक्शन को देखकर ये बताना कि वो रिएक्शन खुद से होगा कि नहीं, थर्मोडायनामिक्स की भाषा में उसे कहते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। स्पॉन्टेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस नहीं, स्पॉन्टेनियस मतलब दैट व्हिच ऑकर्स ऑन इट्स ओन, मे बी ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ टाइम। हाँ वही बता रहा हूँ, किसी भी रिएक्शन के लिए चार वैल्यू तुम्हें निकालने आने चाहिए, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी। यू होता है इंटरनल एनर्जी, एच होता है एंथैल्पी, एंथैल्पी एंथैल्पी एंथैल्पी, वो तो वही तो पढ़ेंगे ना। एस होता है, हाँ एस होता है एंट्रोपी और जी होता है गिव्स फ्री एनर्जी। शांत रहिए शांत रहिए, ये होता है गिव्स फ्री एनर्जी। तुम किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी निकालना, अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आता है मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो खुद ब खुद होगा। थर्मोडायनेमिक्स ये तो बताएगा कि रिएक्शन खुद से होगा कि नहीं, लेकिन रिएक्शन कितने टाइम में होगा ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता। थर्मोडायनेमिक्स में बता दिया कि रिएक्शन खुद से होगा, हो सकता है ये 5 मिनट में हो सकता है 1 दिन में हो सकता है 10 साल में। तो थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें ये नहीं बताएगा कि रिएक्शन कितने स्पीड से होगा, वो रिएक्शन की वेलोसिटी नहीं बताएगा, वो सिर्फ बता देगा कि रिएक्शन खुद से होगा। तो इसका एक रिएक्शन को लेकर एक और एस्पेक्ट होता है, thermodynamics will tell us whether a reaction will occur on its own or not, लेकिन how fast the reaction will occur ये thermodynamics का लिमिटेशन है। तो इसके लिए हमें एक और चैप्टर पढ़ना होगा, वो क्लास 12 में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स समझ आया? ये जो पूरे चैप्टर का कंक्लूजन होगा वो यही है कि रिएक्शन खुद से होगा कि नहीं। अच्छा, फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स अलग होती है। जब हम केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो 1 महीना आगे पीछे फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स या तो आप पढ़ चुके होंगे या आप 1 महीना बाद शुरू करेंगे। साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में जो साइन पॉजिटिव है, फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में वो साइन नेगेटिव है। तो आपसे पहले करोड़ों अरबों स्टूडेंट्स कर चुके हैं। शांत रहिए, ये साथ में नहीं पढ़ेंगे वरना कंफ्यूजन। हाँ बस जितना से बोला भी उतना से, बस ये ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बाद मैं आपको आपके सिलेबस का चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा। हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एसपीडीएफ का गेम आपको पता है ना, आपने सुना होगा ना एसपीडीएफ। वो एसपीडीएफ दरअसल क्या है ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। करीब करीब 10 क्लास, करीब करीब 11th। ये जो मैं कह रहा था ना, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, इनको कहते हैं एफ ब्लॉक। ये एसपीडीएफ है क्या, ये पढ़ेंगे, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म करते ही मैं केमिकल बॉन्डिंग में जाऊंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद केमिकल बॉन्डिंग में जाएंगे। ये करीब करीब 6 क्लास, 6 या 7 क्लास। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद केमिकल बॉन्डिंग और उसके तुरंत बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट। हाँ, ये पढ़ने के बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें। केमिकल बॉन्डिंग, अच्छा वैसे तुम्हारे सिलेबस में केमिकल बॉन्डिंग 3rd चैप्टर है। अगर मैं सिलेबस के हिसाब से जाऊं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद अगर हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, रेडॉक्स, केमिकल आयनिक,
स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सब पढ़ के अगर ऑर्गेनिक में जाते हैं, पूरी की पूरी केमिकल बॉन्डिंग हमें एज इट इज जरूरत होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने की। इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसमें SPDF पढ़ेंगे, और इसके तुरंत बाद केमिकल बॉन्डिंग में जाएंगे और फिर ऑर्गेनिक के साथ। ये हमारे क्लास 11 का केमिस्ट्री सिलेबस। इसको साइड में नोट कीजिए। हाँ, बातें नहीं आपस में। concentration terms are always and only expressed for solutes। ये हमेशा सॉल्यूट्स के लिए एक्सप्रेस किया जाता है, सॉल्वेंट के लिए नहीं। अगर क्वेश्चन में सॉल्वेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखा गया है, आप उसको तत्काल चेंज करके सॉल्यूट के लिए कर लेंगे। ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये पूरा लिटरेचर, ये पूरी थ्योरी सिर्फ सॉल्यूट के लिए डेवलप की जा रही है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट से इसका फर्क क्या होता है। एक बात बताइए, मेरे पास 5 kg शुगर है, मेरे पास 5 kg शुगर है और मेरे पास 1 kg वाटर है। मेरे पास 5 kg शुगर है और 1 kg वाटर है। ये बीकर ए, ये बीकर बी है। मैं बीकर ए को बीकर बी में मिला रहा हूं, तो आपके हिसाब से ये सॉल्यूट हो गया। अच्छा, ये भी तो कर सकता हूं मैं, बीकर बी को बीकर ए में मिला दिया, तो आपके हिसाब से ये सॉल्यूट हो गया। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए ना कि सॉल्यूट है क्या, जो अमाउंट में कम है। वेरी गुड, जेनरली, वेरी गुड। जेनरली सॉल्यूट वो होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। सॉल्वेंट वो होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास लेस होगा। अगर मैं शुगर और वाटर में तुम्हें सॉल्यूट डिसाइड करने बोलूं, तो शुगर C12H22O11, वाटर H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास 18, इसका मॉलिक्यूलर मास 180। वो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है वो सॉल्यूट होता है, वो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है वो सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट, सॉल्यूट जेनरली वो होगा जो लेस क्वांटिटी में लिया जाएगा, जेनरली टेकन इन लेस क्वांटिटी। सॉल्वेंट generally taken in large amount। सॉल्वेंट डिसाइड करने के लिए एक और फैक्टर लिखा गया है, जब आप शुगर को वाटर में या वाटर को शुगर में मिलाएंगे, दो तरह की बात हो सकती है। अच्छा, इन दोनों को मिलाने पे जो बनेगा, उस समय सॉल्यूशन, उसे मैं सॉल्यूशन बोलूंगा। सॉल्यूशन का एक फेज होगा, या तो सॉल्यूशन सॉलिड हो सकता है या सॉल्यूशन लिक्विड हो सकता है। आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि अगर शुगर को वाटर में डिसॉल्व करूं तो लिक्विड ही होगा, ये सॉलिड का क्या मतलब। अच्छा, ये 5 kg शुगर में अगर मैं 100 ग्राम वाटर मिलाता हूं तो फेज क्या होगा, सॉलिड होगा। लेकिन अगर मैं 100 ग्राम शुगर 5 kg वाटर में मिलाता हूं तो फेज क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉल्यूशन बनने के बाद आप सॉल्यूशन का फेज देखिए, सॉल्यूशन का फेज, इसको मैं नाम देता हूं कंपोनेंट ए, इसको मैं नाम देता हूं कंपोनेंट ए, और इसको मैं नाम देता हूं कंपोनेंट बी। सॉल्यूशन का जो फेज है वो डिसाइड कर लीजिए, वो फेज जो सॉल्यूशन का है वो या तो कंपोनेंट ए या कंपोनेंट बी के साथ किसी एक के साथ कॉमन होगा। जिसके साथ वो कंपोनेंट ए अगर सॉल्यूशन के फेज के साथ कॉमन है तो कंपोनेंट ए सॉल्वेंट है। कंपोनेंट बी अगर सॉल्यूशन के फेज के साथ कॉमन है
तो कंपोनेंट भी सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है। ये देखो ना, तो अगर मैं इस केस की बात करूं, 5 kg शुगर में 100 ग्राम वाटर, तो सॉल्यूशन का फेज क्या होगा? ये सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। अच्छा, दोनों में सॉलिड कौन है? शुगर। तो ये सॉल्वेंट है। हाँ हाँ, तो अभी मैंने ये जनरली लिखा है ना, स्पेशल केस की बात नहीं करी है, इसलिए तो जनरली लिखा है। एक मिनट शांत रहो। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम शुगर, 100 ग्राम शुगर इन 5 kg वाटर, तो ये क्या बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फेज क्या है? लिक्विड। कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी में अब लिक्विड कौन है? वाटर। तो ये सॉल्वेंट होगा। अब समझी? सॉल्वेंट, that component is considered as solvent which has same phase as that of the solution. that component that component is taken as solvent which is in same phase with that of solution. तो solvent के लिए क्या लिखेंगे? It has same phase as that of binary solution. बाइनरी सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूं मैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो ही कंपोनेंट जब रहेंगे। अच्छा, ये सब तो तब जब सॉलिड और लिक्विड की बात हो रही। अगर मैं वाटर में इथेनॉल मिला दूं तो दोनों लिक्विड है। उस केस में कौन सा सॉल्वेंट कौन सा सॉल्यूट, ये डिसाइड करने में दिक्कत होगी क्या? ये दोनों लिक्विड होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड होगा। अच्छा, मतलब इससे डिसाइड नहीं कर सकते हम, तो ये दोनों काम कर जाएंगे। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट 46, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो सॉल्यूट है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो सॉल्वेंट है। जो लेस क्वांटिटी में लिया गया वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा क्वांटिटी में लिया गया वो सॉल्वेंट है। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये भी हम पढ़ेंगे। ये सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। वाटर, व्हाई वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट? अच्छा, हाँ क्यों करता है? वाटर में ऐसी क्या खास बात? अब आपको पता चलेगा कि वाटर में ऐसी क्या वर्चू है, क्या प्रॉपर्टी जिससे वो मैक्सिमम चीजों को डिसॉल्व करता है। ये समझ आ गया? मैं जल्दी कहाँ बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ, मैं फास्ट बोल रहा हूँ। देखो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, इनको पर्पसफुली दो कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, टर्म ए, टर्म बी। टर्म ए और टर्म बी में डिवाइड करने का पर्पस ये रहा है, टर्म बी में जो भी टर्म्स है उसको मैं कहता हूं वॉल्यूम रिलेटेड, उनको कहते हैं वॉल्यूम रिलेटेड। और टर्म बी में जो भी हो गए उनको हम कहते हैं मास रिलेटेड। वॉल्यूम और मास में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये पता है ना? मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स, और ये सारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। टर्म ए में सबसे पहला जो आता है वो आता है परसेंटेज वी बाई वी, दूसरा परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, तीसरा मोलैरिटी, चौथा नॉर्मेलिटी, पांचवा फॉर्मेलिटी, सिक्स परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, 7 मोल फ्रैक्शन, नंबर 8 मोलैलिटी, नंबर 9 पार्ट्स पर मिलियन। ये मोलैरिटी है, ये मोलैलिटी है।
मोलैलिटी को कैपिटल एम से लिखूंगा मैं, मोलैलिटी। अब मैं नहीं ऐसे रिप्रेजेंट करते। बोर्ड में एक क्वेश्चन ये भी आता है, तुम्हें 3 टर्म्स यहां से लेकर, सपोज यहां से मैं मोलैलिटी उठा लेता हूं, W/V उठा लेता हूं और फॉर्मेलिटी उठा लेता हूं, और यहां से मैं मोलैलिटी उठा लेता हूं। अब मैं तुम्हें कहता हूं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स इज टेंपरेचर इंडिपेंडेंट। वो कंसंट्रेशन टर्म जो मास पे डिपेंड करता है, वो टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो 3 में से एक कोई ऑड वन आउट होगा, ये मोलैलिटी आंसर होगा। या फिर 3 यहां से उठाकर एक यहां से उठा ले। Which of the following is temperature independent? 3 यहां से उठाकर एक यहां से उठा ले। वॉल्यूम, W मतलब वेट, समझ रहे? इसमें कोई डाउट है? एक बात बताइए, पहले सुन लीजिए आप, चेन सुनिए, ये आपस में इंटरचेंजेबल। मैं तुम्हें अगर ये दे देता हूं, सपोज मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड is 25% W/V. Find its मोलैलिटी। पोटेशियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बनाया मैंने, किस तरह से बनाया? 25% W/V। और मैं तुम्हें बोल रहा हूं इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी हो। तो कुछ चीजें तुम्हें समझ आनी चाहिए। अगर मैं परसेंटेज W/V की बात कर रहा हूं, you should be aware of this thing that this is volume related concentration, and if I'm asking you to find out the molality of the solution, then this is something I'm asking you to find the concentration term which is mass related. अच्छा, एक क्वांटिटी है जो वॉल्यूम को मास से रिलेट करती है, डेंसिटी। अगर आपको वॉल्यूम रिलेटेड टर्म देके मास रिलेटेड टर्म निकालने पूछेगा वो, तो वो पक्का से डेंसिटी देगा। बिना डेंसिटी दिए आप ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म को कन्वर्ट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता कि सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या रही होगी। अगर वो मोलैलिटी देकर वॉल्यूम पूछता है तो भी वो डेंसिटी देगा, या वो मैक्स टू मैक्स ये कर सकता है कि वॉल्यूम रिलेटेड एक टर्म दे देगा। सपोज वो आपको दे देगा कि एक सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है, वो आपको दे देगा एक सॉल्यूशन की मोलैलिटी इतनी है और एक सॉल्यूशन की मोलैलिटी इतनी है। तो सॉल्यूशन का वो आपको वॉल्यूम रिलेटेड टर्म दे दिया, वो आपको मास रिलेटेड टर्म दे रहा है। अगर वो वॉल्यूम और मास दे देगा तो आपको डेंसिटी पूछ लेगा। अगर वो वॉल्यूम और डेंसिटी दे रहा है तो वो मास रिलेटेड पूछेगा। अगर वो मास और डेंसिटी दे रहा है तो वो वॉल्यूम रिलेटेड पूछेगा। और अगर वो वॉल्यूम रिलेटेड भी दे देते, मास रिलेटेड भी दे देते, तो वो डेंसिटी पूछेगा। एक क्वेश्चन लिख के रखो, अगर सब समझ आ जाए तो ये क्वेश्चन आज लास्ट में सॉल्व करेंगे। हाँ, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन की जरूरत कहां पड़ती है? पार्ट्स पर मिलियन। हाँ, पार्ट्स पर मिलियन। डे टू डे लाइफ केमिस्ट्री के सॉल्यूशन में पार्ट्स पर मिलियन की जरूरत नहीं पड़ती। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को बताने के लिए इसका जरूरत पड़ती। वो जो रिपोर्ट्स आते हैं ना, AQI दिल्ली में हवा है, वो पार्ट्स पर मिलियन के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बताओ। और डे टू डे लाइफ में जो हम सॉल्यूशन यूज करेंगे वो ये सारे पार्ट्स पर नहीं, वैसे आप पार्ट्स पर ट्रिलियन बनाते रहिए। अच्छा, एक चीज सब पहले थोड़ा बहुत समझते, फिर समझ आ जाएगा कि वो करना नॉनसेंस है। डब्लू बता रहा हूँ, अभी यही तो पढ़ेंगे आप। एक एक करके सुनिए। फिर ये सब आपस में कैसे रिलेटेड है वो भी देखिए। चलाना ऑनलाइन, तुम लोग को पूछना है। हेलो, हाँ सर। दिख रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ,
हो गया लिखना? ये लाइन अभी भी स्टिक कर रहा हूं मैं, ये लाइन अभी भी स्टिक कर रहा हूं, परसेंटेज v बाई v। अच्छा, न्यूमरेटर में v है ना, रुक तो, न्यूमरेटर में v है, ये वॉल्यूम है, डिनोमिनेटर में भी v है, ये भी वॉल्यूम है। हाँ नहीं, स्मॉल v लिखो, कोई दिक्कत। अच्छा, ये दोनों क्या बताते हैं वो देखो। न्यूमरेटर वाला जो v है, न्यूमर शांत रहो, न्यूमरेटर वाला जो v है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml। डिनोमिनेटर वाला जो v है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। और ये क्या है, पर सेंट, मतलब 100 में कितना होगा। अच्छा, इसको बाय डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं मैं, इसका डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं, इसका ये फॉर्मूला कैसे आता है एक बार वो देख लेते हैं। एक बार सुन, ये कैसे आता है माता। अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि 80 ml सोल्यूशन, 80 ml सोल्यूशन, 80 ml सोल्यूशन में 20 ml इथानॉल है, 80 ml एक्वा सॉल्यूशन में 20 ml इथानॉल है, इसको मैं रीराइट करता हूं। 80 लिखा है ना, ये सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है। पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम 80 ml है। हाँ, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम 80 ml है। 80 ml सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में नहीं, ये सॉल्यूशन लिखा मैंने। पूरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सिर्फ मोलालिटी में सॉल्वेंट लिखूंगा, पूरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सिर्फ मोलालिटी में सॉल्वेंट लिखूंगा, बाकी मोलालिटी में, बाकी सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सॉल्यूशन के लिए एक्सप्रेस किए गए, सॉल्वेंट सिर्फ मोलालिटी के केस में। इसको मैं रिराइट करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 80 ml solution contains 20 ml ethanol, 1 ml solution contains 20 by 80, 100 ml solution contains 20 by 80 into 100 ml ethanol, ये लिख सकता हूं मैं। अच्छा, अगर आपको ये समझ आता है, इसको वर्ड्स में लिख दीजिए, यही डेफिनेशन, इसी को वर्ड्स में लिख दीजिए। इट इज द अमाउंट ऑफ इथानॉल, सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है कि सॉल्वेंट है, सॉल्यूट। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्वेंट की सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, यही इसका डेफिनेशन होगा। स्कूल के एग्जाम में डेफिनेशन भी आता है 1-2 मार्क्स के। सो इट इज द अमाउंट ऑफ, क्या होगा डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट, नहीं गलत हो गया, अमाउंट ग्राम मिलीग्राम केजी, इट इज द वॉल्यूम ऑफ, बी लिखा है ना, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन, वेरी गुड, प्रेजेंट पर 100 ग्राम पर 100 ml ऑफ, वेरी गुड। हाँ, अमाउंट मत लिखना, प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते ना, ml, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, what volume of ethanol must be added in 250 ml of water to produce 80% V by V of solvent, बताइए। हाँ लिख, देखो इधर, ये फॉर्मूला है ना,
सुनो तो इधर, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमेशा किसके लिए होंगे? ये मैंने क्या दिया 80% वी ऑफ, ये सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट होगा क्या? अगर 80% वी सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट कितना होगा 20। तो यहाँ जिसने जिसने 80 लिखा था वो काट दीजिए, ये क्या होगा 20। हाँ ये 20 होगा ना, ये समझ आया आपको? अच्छा तो ये 20 हो गया, ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। मुझे यही तो निकालना है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल मस्ट बी एडेड, लेट द वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल मस्ट बी x। अच्छा नीचे क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मैंने 250 ml वाटर दिया तो ये कितना होगा 250 प्लस x इंटू 100। ये क्या है वॉल्यूम ऑफ, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमेशा किसके लिए होंगे सॉल्यूट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने 80% वी ऑफ सॉल्वेंट दिया है, ये सॉल्वेंट को पहले किसमें चेंज करेंगे, ये फॉर्मूला सॉल्यूट के लिए लिखा जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है, तो ये क्या होगा सॉल्यूट, समझे? तो पहले 80% को 20% लिखिए, ये सॉल्वेंट में नहीं होना चाहिए, ये सॉल्यूट में होना चाहिए, ये 20% आ गया 20 आ गया, ये क्या है x वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इनटू 100 20 बाई यहाँ 100 कर दिया ना, कौन डबल 62.5 ml। ये फॉर्मूला है श्रमिक, ये किसके लिए होना चाहिए सॉल्यूट के लिए कि सॉल्वेंट के लिए, यहाँ पे हमेशा सॉल्यूट होगा। मैंने क्या दिया 80% वी ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट नहीं, ये क्या होना चाहिए सॉल्यूट। अगर 80% वी सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट कितना होगा 20%, मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। अच्छा ऊपर में क्या होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब इथेनॉल, लेट द इथेनॉल बी x, यहाँ x लिख दिया, और नीचे क्या होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वाटर कितना है 250, उसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ इथेनॉल x, तो ये कितना हो गया 250 प्लस x इंटू 100। 100 कहाँ काम है, ये 62.5 ml है, ये समझे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, वी समझ आ गया। अच्छा वी कब यूज करते हैं जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिक्विड है, इथेनॉल और वाटर में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिक्विड है, तो ये वाला कॉन्सेंट्रेशन काम करेगा। लेकिन अगर मैं वाटर में लिक्विड नहीं, अगर मैं वाटर में इथेनॉल नहीं, अगर मैं वाटर में पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड मिला तो सॉल्वेंट क्या है लिक्विड और सॉल्यूट क्या है सॉलिड, और सॉलिड के लिए हम ग्राम मेजर करेंगे कि एमएल मेजर करेंगे ग्राम, तो उसके लिए परसेंटेज W/V हो जाएगा। अब मैं क्या लिखूंगा ऊपर W नीचे V, कौन सा बोलो, ये वाला कब यूज करेंगे जब सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों लिक्विड है। लेकिन अगर मैं वाटर में सोडियम क्लोराइड मिला रहा हूँ तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड है कि लिक्विड है, सॉलिड है, सॉलिड का हम एमएल थोड़ी मेजर करेंगे ग्राम मेजर करेंगे, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा W/V। दूसरा फॉर्मूला परसेंटेज W/V, ये क्या होगा, अच्छा न्यूमरेटर में क्या है W, तो यहाँ क्या होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और सामने परसेंट है मतलब 100। डेफिनेशन क्या होगा, the amount of solid in gram present per of solution, amount of solute in gram present per 100 ml of solution,
एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। शो में इसका आंसर क्या होगा? an aqueous solution of potassium hydroxide contains 28% W by V. An aqueous solution contains 28% W by V of KOH. Find the mass of water. बोलो क्या होगा? क्वेश्चन दिया है तो वो टफ होगा जरूरी है, सोचो। An aqueous solution contains 28% W by V of KH. Find the mass of water. अच्छा, इस W by 28% W by V का क्या मतलब है? 72 ग्राम। आ गया? आया सबका? काट दो, काटो तो फिर बता क्या क्यों इसका लिख। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? 100 ml सॉल्यूशन contains 28 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना ग्राम है? 28। ये समझ आ गया, लेकिन सॉल्यूशन इसका तो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम में से मास माइनस करेंगे क्या? नहीं। तो मुझे क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना। अच्छा, मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, वॉल्यूम और मास निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन में एक डेटा और देना पड़ेगा मुझे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.10 ग्राम पर ml। हाँ, ताकि वो 72 बोले। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.10 ग्राम पर। मैंने यही लिखा है ना, 28। मैं बना तो रहा हूँ सॉल्यूशन, तो मैं बना रहा हूँ ना होस्ट में। 100 ml में मैंने 28 ग्राम KOH डिसॉल्व कर। ये जरूरी है क्योंकि मैं बना रहा हूँ। हाँ, तो तुम जो बना रहे थे मुझे वो देगा। एक काम कर, सपोज तू क्या किया है, तू 28 ग्राम 250 ml वाटर में डिसॉल्व किया, यही बोलना चाहता है ना? मैं पकड़ लिया, मैं बोल रहा हूँ तो 250 की तू सपोज 28 ग्राम 300 ml में बनाया, इसका भी तो एक परसेंटेज WB होगा। 300 ml में कितना है? 300 ml में कितना है? 28 ग्राम। 100 ml में कितना होगा? 28 बाई 300 इंटू 100। इसको, इसका जो भी आंसर आएगा, इसको तू क्या लिखेगा? कितना रहा है ये? 3 कैसे आएगा? 9 पॉइंट समथिंग। तेजस, अरे क्वेश्चन मैं हम और वो बात कर, मैं बोल रहा हूँ वो समझ। अच्छा, ये सॉल्व करके कितना आएगा? 9 पॉइंट समथिंग। इसको तू क्या लिखेगा? 9% WB ना। एक मिनट दूसरी बात कर रहे हैं। ये 9% तू क्या लिखेगा? 9% WB, तो वो फिर क्या हो गया? 100 ml में कितना परसेंट? समझा? तो अगर मैं लिख दिया हूं कि परसेंटेज WB मतलब 100 ml सॉल्यूशन में इतना प्रेजेंट। हाँ, अच्छा, 100 ml सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम है, ये डेंसिटी है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 100 इंटू 1.10 ग्राम। मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 100 ml। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है? 1.10।
तो ये 100 इंटू 1.10 हो गया, ये क्या मास हो गया ग्राम, हाँ ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 28 ग्राम KOH, मतलब 110 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 28 ग्राम KOH। अब तुम्हें सॉल्यूशन का भी मास पता है और सॉल्यूट का भी मास पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, mass of solvent would be mass of solution minus mass of solute, 110 माइनस 28, ये जो भी आएगा वो आंसर। समझ आया नहीं आया समझ में? एक मिनट, इसका क्या मतलब है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 28 ग्राम सॉल्यूट है, ये लिखा है मैंने, ये लिखा है ना मैंने, 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 28 ग्राम KOH। हाँ ये तो इसका ये मीनिंग है ना, तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। ये वॉल्यूम है, ये मास है, वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करेंगे, मास में, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करेंगे तो इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या आ गया, मास। हाँ क्योंकि मुझे निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मैंने क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, ये क्या था, ml ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या हो गया, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, समझे। हाँ तो अब मुझे क्या मिल गया, 110 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम KOH है, 28 ग्राम, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये मास ऑफ सॉल्यूट, तो मुझे क्या मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। किसी को डाउट है इसमें, डाउट है, डाउट है, क्या नहीं समझ आया बोलो, इसका क्या मीनिंग है वो पहले बताओ। इसका यही मीनिंग है ना, 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 28 ग्राम KOH। अच्छा ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 1.10, ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो मास ऑफ 100, ये मास हो गया ना, देखो इतने 110 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम KOH है, 20 ग्राम, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है ना KOH, ये समझ आया, बिना समझे हाँ मत, सॉल्यूट। अब मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो पूछा था ना, फाइंड द मास ऑफ वाटर, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। कोई डाउट है इसमें, पोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, अगर आप एसिड और बेस से काम कर रहे हैं, अगर हम एसिड और बेस सॉल्यूशन से काम कर रहे हैं तो नॉर्मेलिटी हमारे काम का कंसंट्रेशन टर्म, आपको समझ आ जाएगा कितना सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है मोलैरिटी, दोनों बहुत करीब है, बहुत छोटा सा डिफरेंस, नॉर्मेलिटी से काम, मोलैरिटी से काम चल जाएगा, लेकिन अगर एसिड और बेस से काम कर रहे हैं तो सजेस्टेड है कि नॉर्मेलिटी में काम करें, मोलैरिटी में नहीं। अरे वो तो बताऊंगा ना, एक डिफरेंस साथ में, इधर देखो, अगर मैं H2SO4 की बात करूं, अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसका एक इक्विवेलेंट वेट भी होता है, आपको ये दोनों निकालना आना चाहिए, किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर वेट होता है और एक इक्विवेलेंट वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना आता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, n फैक्टर क्या है वो देखो,
एन फैक्टर, अगर एसिड है, एन फैक्टर फॉर एसिड इज बेसिसिटी, क्लास 10 में हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड पढ़ा था, H2SO4 का बेसिसिटी कितना है 2, तो H2SO4 का एन फैक्टर क्या है 2। फॉर बेस एन फैक्टर फॉर बेस इज इट्स एसिडिटी। पहले ये दोनों करते हैं। सॉल्ट के लिए एन फैक्टर उस मेटल कैटायन की वैलेंसी होती है, पर वो बात पहले इसको समझ लो। एसिड अगर होगा तो उसकी बेसिसिटी उसका एन फैक्टर होगा, और बेस अगर होगा तो उसकी एसिडिटी उसकी एन फैक्टर। इसमें कोई डाउट? तो अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट जानता हूं तो मैं उसका इक्विवेलेंट वेट भी जानता हूं, 98/2 मतलब 49 ग्राम हर सब्सटेंस का। अच्छा, HCl एक ऐसी एसिड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36.5, और अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालूं तो ये कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, ये 36.5/1, ये 36.5 आएगा ना बच्चों। वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट इक्वल है, उनकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वल। और दो बार बोल, हर कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर वेट होगा और एक इक्विवेलेंट वेट होगा। मॉलिक्यूलर वेट बाय ट्रेडिशन हम जानते हैं, बाय ट्रेडिशनल मेथड। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट को उस सब्सटेंस के फैक्टर से डिवाइड कर दो। अगर वो एसिड है तो बेसिसिटी से डिवाइड कर दो, और अगर वो बेस है तो एसिडिटी से डिवाइड कर दो। लेकिन किसी किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होता है, जैसे HCl, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36.5, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 36.5 बाय एन फैक्टर। HCl का एन फैक्टर कितना है 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना है 36.5। मेरे बच्चों, जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट इक्वल है उसके लिए नॉर्मलिटी और मोलरिटी आप सेम की, ठीक है? नहीं, यहां तक समझना जरूरी है, वरना आगे की चीजें समझ नहीं है। देखिए, क्लास 10 में एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर क्लास किया था। देखो, फॉर कंपाउंड्स एसिडिक और बेसिक, फॉर कंपाउंड्स एसिडिक और बेसिक, इफ molecular weight and equivalent weight, if molecular weight and equivalent weight are equal, they have same molarity and normality. हाँ, इसी बात। हाँ बोलो, क्या बोल रही है? नहीं नहीं, ये जनरल कंफ्यूजन है। ओ, कोई बात नहीं, ये हो गया लिखना। अब इनको समझते ये है कि पोलैरिटी, हाँ, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी में क्या फर्क होता है वो समझो। तुम्हारे पास सॉल्यूट का गिवन वेट होगा, तुम्हारे पास सॉल्यूट का गिवन वेट होगा। सॉल्यूट जो दिया हुआ है उस सॉल्यूट को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना। नहीं, फिर से बोल, एक सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट का गिवन वेट होगा, सबसे पहले गिवन वेट को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना, वो नंबर ऑफ मोल्स। मोलैरिटी निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन वेट बाय
मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। फिर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है पैसेंजर? गिवन वेट, तुमने गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, ये जो भी आता है इसे कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तुमने गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड किया, इसे कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये दोनों क्या होता है इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर वेट और एक इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में बात कर चुके। तुम्हारे पास गिवन वेट होगा, अगर मैं गिवन वेट की बात करूं, सपोज मैं तुम्हें कहता हूं कि H2SO4 49 ग्राम लिया गया, अगर मैं तुम्हें कहता हूं H2SO4 49 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे श्रीजा? नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? नहीं, गिवन वेट कितना है? 49। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? 49 बाय 98। नंबर ऑफ मोल्स कितना आएंगे? 2 सॉरी 0.5। और अगर मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूं, वेरी गुड, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा? वेरी गुड, 49 बाय 49। ये कितना आ गया? अच्छा, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है वो समझ लो। मोलैरिटी या नॉर्मलिटी एक्सप्रेस करने के लिए तुम्हारे पास ये जो वैल्यू है इसकी कोई यूनिट है क्या? नहीं। तुम ग्राम को कैरी नहीं करोगे अपने वर्किंग प्रोसीजर्स में, अपने फॉर्मूला में, अपने मेथड्स में। ग्राम को कैरी नहीं करोगे, उसको कन्वर्ट कर लोगे एक ऐसे नंबर में जिसका कोई यूनिट नहीं। अगर ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हो तो गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर लेंगे। मोल्स की बात कर रहे हो तो गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर लेंगे। एक ऐसा नंबर है जिसका कोई यूनिट नहीं। आगे के सारे फॉर्मूला में ये वाला नंबर कैरी होगा जिसका कोई यूनिट, एक रेशियो है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट per liter of present per liter of solution is known as its molarity, is known as its molarity। इसका मतलब क्या पता है? लिखना बाद में, पहले समझ लीजिए। अगर मैं क्वेश्चन में लिखता हूं 0.1 मोलर KOH, इसका मीनिंग क्या होगा कुमार? इसका क्या मीनिंग होगा? गलत जवाब। पूरा स्टेटमेंट बोलना शुरू कीजिए। 1 लीटर में नहीं, 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स KOH के हैं? 0.1। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मैं लिख दिया हूं ना 0.1 मोलर KOH है। जब मैं लिख दिया हूं 0.1 मोलर KOH है, मतलब ये फिक्स्ड है। मोलैरिटी का मतलब होता है माता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल है, वो जो नंबर ऑफ मोल है वही उसकी मोलैरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स है वही उसकी मोलैरिटी। तो मैं बोल रहा हूँ 0.1 मोलैरिटी मतलब 1 लीटर में 0.1 मोल है। जरूरी है? एक मिनट, उसको कम देना कर। हाँ बोलो। सॉल्ट के लिए करेंगे, पहले ये समझ लेते, खिचड़ी हो जाएगी। कैटायंस की जो वैलेंसी होगी वो, अगर मैग्नीशियम सल्फेट है तो 2, एल्यूमिनियम सल्फेट है तो 3। हाँ, कैटायंस की वैलेंसी। अच्छा, यहां तक समझ आया? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1000 ml, 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोल्स KOH। अगर मैं तुमसे पूछूं KOH का कितना मास मैंने दिया था तो क्या होगा? अच्छा, हाँ, नंबर ऑफ मोल दिया है, इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना तो तुम्हें गिवन वेट मिल जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गिवन वेट कितना होगा? पोटेशियम 39, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 56 आ जाएगा। एग्जैक्टली।
तो ये क्या हो जाएगा, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 0.1 इंटू 56 ग्राम ऑफ KOH। इसको मैं फिर से ऐसे और तोड़ के लिख रहा हूं, 1000 ml सोल्यूशन कंटेन्स 5.6 ग्राम ऑफ KOH। कोई डाउट है इसमें? मोलरिटी समझ आया? 100 ml 100 ml में क्यों नहीं ले रहे, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन घुमा के पूछिए कि सर आपने इसको 1000 ml में क्यों लिया, आप नेगेटिव क्वेश्चन मत पूछिए। अच्छा, सॉल्यूशन बनाने के लिए मानो मुझे क्लास में 2 स्टूडेंट का एक्सपेरिमेंट करा, अच्छा मुझे आधा घंटा और दोगे, तुम्हें समझ आ जाएगा क्या कर रहे हैं। W/W को मोलारिटी में कन्वर्ट करने के एक न्यूमेरिकल दूंगा और तुम्हें समझ आ जाएगी कि चीजें एक ही है। हाँ, इज नोन एज मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जब तुम्हारे पास होंगे तो तुम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड इनटू करोगे, तुम्हें गिवन वेट आ जाएगा। याद क्यों करना पड़ेगा इतने न्यूमेरिकल? अरे 5 दिन ये टॉपिक 5 दिन पढ़ो, इतने न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके होंगे कि तुम्हें सारे मॉलिक्यूलर वेट याद है। आज तो शुरू किया बस। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नॉर्मलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ प्रेजेंट। वेरी गुड, लिखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute present per liter of solution is known as its normality। इसमें कोई डाउट है? अच्छा, इन दोनों का रिलेशन निकालते, इनका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेफिनेशन समझ आना जरूरी नहीं है। देखते इतना लिख लो पहले, अब लिखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। हाँ कौन? सपोज एक क्वेश्चन में मैं तुम्हें ऐसे देता हूं 0.2 लीटर में 0.1 मोल्स है, तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? 0.2 लीटर में 0.2 लीटर सॉल्यूशन में 0.1 मोल सॉल्यूट है, इसकी मोलैरिटी क्या होगी? 0.2 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल से, ये मोलैरिटी नहीं है। 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल से, वो मोलैरिटी है। तो ये 0.1 बाय 0.2 आएगा। अच्छा, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और ये क्या है? लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी निकालने का जो फॉर्मूला होगा, मैं न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा? अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को ईटा से लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के? सॉल्यूट के। तो इसको ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईटा सॉल्यूट। नीचे क्या होगा? ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमेशा किसमें होना चाहिए? लीटर में। ये बाय डेफिनेशन है। अच्छा, ये अगर ml में होगा तो भी इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? लीटर में। ये समझे क्या? ये नंबर ऑफ मोल्स है। ईटा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एक बात और सुनिए, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आता है? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मोलैरिटी को थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं,
ये क्या होगा, गिवन वेट को मैं लिखता हूं W, W ऑफ सॉल्यूट, और मॉलिक्यूलर वेट को मैं लिखता हूं कैपिटल M। तो कैपिटल M ऑफ सॉल्यूट इनटू ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। अच्छा, केमिस्ट्री लैब में कोई सिंटेक्स की बड़ी बड़ी टैंकी तो होती नहीं कि लीटर में सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर तुम्हें 200 ml बनाना है तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं लिखता हूं वॉल्यूम इन ml, लेकिन बाय डेफिनेशन ये किस में होना चाहिए, लीटर में। तो इसको किससे डिवाइड करूंगा, 1000 से। इस 1000 को मैं ऊपर कर देता हूं। तो अगर मैं वॉल्यूम को लीटर में लिख रहा हूं तो ऊपर से 1000 मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। अगर मैं वॉल्यूम को लीटर में लिख दिया तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। और अगर मैं ml में लिख रहा हूं तो 1000 से, तो ये बाय डेफिनेशन करेक्ट रहेगा। ये समझ आया, कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो ये हो गया मोलैरिटी। अच्छा, नॉर्मेलिटी का इक्वेशन क्या आएगा, नॉर्मेलिटी का इक्वेशन क्या आएगा, आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, हाँ ईटा। ये मैंने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है, ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इस ईटा को कैसे तोड़ सकते हैं, गिवन वेट बाय, वेरी गुड, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को ई से लिख देता हूं, W सॉल्यूट, ई सॉल्यूट, ई क्यू लिख दो, इनटू वॉल्यूम ऑफ, अच्छा ये ml में या लीटर में, दोनों में लिख सकते हैं। अगर ml में लिखता हूं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये समझे। अब इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, एक पल के लिए सिर्फ इधर देखो, ये क्या इक्विवेलेंट वेट है ना। अच्छा, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय, इक्विवेलेंट वेट को मैं लिख सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अच्छा, इस n फैक्टर को नीचे डिवाइड किया तो ऊपर मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर। अच्छा, ये क्या है, ये मोलैरिटी है। हाँ, तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n। क्या बताया था, जिसके लिए n फैक्टर 1 होगा उसके लिए नॉर्मलिटी और मोलैरिटी इक्वल होगी। हाँ, इक्विवेलेंट वेट, बेटा ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ, कौन सा, बोलो बोलो, यहां तक समझ आया, ये समझ नहीं आया। ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये समझी। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसको मैंने क्या कर दिया ml और ऊपर क्या कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको ऐसे करता माता तो ये क्या होता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ना। तो मैंने इसको ml में लिखा है और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसमें कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। ये n फैक्टर नीचे डिवाइड है तो मैं इसको यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। अच्छा, ये पूरा क्या है, मोलैरिटी। तो नॉर्मलिटी क्या हो गया, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। अब जिसके लिए n फैक्टर 1 है उसके लिए जो मोलैरिटी आई है वही नॉर्मलिटी है, जो नॉर्मलिटी है वही मोलैरिटी है, क्योंकि n 1। इसको लिख लेते हैं। हाँ, तो क्या लिख सकते हैं, therefore normality is equals to molarity into n factor। इसको यहां लिख देता हूं, ऊपर दिख नहीं रहा है, इसको यहां लिख देता हूं, therefore normality is equals to
मोलैरिटी इनटू एन, एन फैक्टर। समझ आया यहाँ तक? आज क्या बार है? कल 11:30 बजे क्लास हो, कल 11:30 बजे। हाँ बता दे ऑनलाइन